नमस्कार, मैं प्रज्ञा ग्लोब टीवी प्रेजेंट्स आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से हमारे साथ उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु सह घरेलू चिकित्सक श्री अरविंद प्रसाद जी, जिनसे हम जान लेंगे स्वस्थ रहने के लिए कुछ विशेष जरूरी बातों के बारे में। आइए परिचय कर लेते हैं श्री अरविंद प्रसाद जी के साथ। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। आलाप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं अरविंद प्रसाद ग्लोब टीवी झारखंड के दर्शकों को जो आलाप कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं अपना परिचय इस प्रकार है कि मैं अरविंद प्रसाद भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप में जो राजीव भाई मुहिम छेड़े थे, राजीव भाई दीक्षित का स्वदेशी अभियान था। स्वदेशी आंदोलन कैसे इस भारत को भारतीय मान्यता और परंपरा पर खड़ा किया जाए, उसी में हम लोग कैसे बिना दवा का स्वस्थ रहें, उनका बहुत सारा लेक्चर हुआ। उसी को प्रेरणा स्रोत आदर्श के रूप में मानकर हम लोग इस आंदोलन को चालू किए कि कैसे हम पूरे भारतवर्ष को बिना दवा का, बिना डॉक्टर का हम स्वस्थ रख सकते हैं, बिना दवा का हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसी अभियान में मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। जो राजीव भाई के अभियान के साथ साथ योग का सही विधि और सही उसका कैसे है कि नियमित करके हम योग के माध्यम से ही सारा कुछ हम अपने शरीर को कर सकते हैं। क्योंकि शरीर का अगर देखा जाए कि अगर नियमित सही विधि से योग किया जाए तो उसका कोई विकल्प नहीं है। योग का तो कोई विकल्प नहीं है, बहुत सारा का विकल्प हो सकता है, लेकिन योग का कोई विकल्प नहीं है। और योग एक ऐसी विद्या है जो बोला जाता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन भी को भी बोले हैं, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त स्वप्रावबोध से योगो बहुत ही दुखा। मतलब योग करने वाला आदमी का आचार विचार व्यवहार खान पान में परिवर्तन नहीं हो रहा तो उस आदमी को समझ लीजिए कि वो झूठ बोलता है, योग नहीं करता जी। तो योग एक बहुत विराट वर्ड है और उसको हम लोग बहुत जितने हम लोग करेंगे उसको नियमित निरंतरता लयबद्धता के साथ करेंगे तो फ़ायदा से फ़ायदा उसमें बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा कि आप सोचने लगे कि मुझे क्या पावर मिल गया। तो बहुत कुछ है, आप उदाहरण भी देख रहे होंगे कि कौन आदमी कैसे कैसे योग के माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँच गया, तो सर्वविदित है, ठीक है। और उसी के साथ हम लोग चूँकि आयुर्वेद भी बहुत विराट वर्ड है, तो आयुर्वेद में हम लोग केवल घरेलू चिकित्सा बताते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो आपको रसोई घर में ही मिल जाएगा, अधिका से अधिका 10 मीटर के रेंज पर मिल जाएगा, वही हम लोग बताते हैं। अगल बगल में जो जड़ी बूटी है हल्का फुल्का जो जानते हैं उसको हम लोग बता देते हैं, और वो अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहें। यही हमारा परिचय, एक सिंपल परिचय है। और अब आपका जैसा, तो आइए पिछले हफ्ते के चर्चा को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चर्चा का विषय था रसोई घर। रसोई घर का जो 4 सफ़ेद जहर है, हम लोग पिछले हफ्ते चर्चा कर चुके हैं मैदा और नमक के बारे में। आज चर्चा करेंगे चीनी और रिफाइंड तेल के बारे में। तो आइए जान लेंगे इनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से कैसे हम उभर सकते हैं। तो प्रज्ञा जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर रसोई घर में 4 चीज़ के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो समझिए कि ज्ञान अधूरा है। तो एक इसके पहले भी राजीव भाई बोलते थे कि अगर स्वस्थ रहना है तो 2 चीज़ जानिए, एक जान लीजिए रसोई विज्ञान या शरीर विज्ञान। तो शरीर विज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है, अगर हम पढ़ते पढ़ते 20-20 साल लग सकता है, तो वो अगर हम नहीं जानते हैं तो कम से कम रसोई विज्ञान तो जरूर जान लेना चाहिए। तो रसोई विज्ञान के क्षेत्र में आज जो 2 तो हम लोग पहले भी सफ़ेद जहर के बारे में बता चुके हैं, एक है मैदा और दूसरा है नमक, सादा नमक। तो तीसरा जो है आज के डेट में हम लोग चीनी। अगर प्रज्ञा जी आपसे अगर बोले जाए कि मैक्सिमम आदमी आज 2 कप 3 कप चाय तो पीता है, तो 3 कप अगर चाय पीता है तो कम से कम 25-30 ग्राम तो चीनी जरूर यूज करता होगा, है ना। तो अब जोड़ लीजिए, अगर कैलकुलेशन करिएगा
तो एक महीना में अगर 30 ग्राम भी अगर चीनी पर डे खाता है तो एक महीना में 1 किलो करीब करीब खा जाएगा। अब 12 महीना में 12 किलो खा गया और उसका जीवन अगर मान लीजिए कि अभी 50 साल का हो गया तो समझिए कि 6 क्विंटल करीब में चीनी हो गया। तो हम लोग सोच सकते हैं कि चीनी जो है, और चीनी के बारे में एक बता दें आपको कि चीनी में कोई भी प्रोटीन और पौष्टिकता वगैरह नहीं मिलती है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ नहीं मिलता, केवल और केवल मिठास रहता है, स्वाद के लिए। हाँ, स्वाद के लिए। और उस स्वाद को धीरे धीरे हम लोग जब खाते रहते हैं चीनी, तो धीरे धीरे हमको डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। वो केवल मिठास रहता, अगर मान लीजिए कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व रहता, प्रोटीन रहता, विटामिन रहता तो चलता, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। उसमें रिफाइंड करके उसमें जितने भी, चूँकि गन्ना का ही प्रोडक्ट है, ईख का ही प्रोडक्ट है, चीनी भी है, गुड़ भी है और सब कुछ है, लेकिन चीनी को बनाते समय इतने केमिकल का प्रयोग किया जाता है कि एक तो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व निकल गया है, और दूसरे जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स उसमें डालते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक है। माने हानिकारक जैसा हानिकारक नहीं है। अब मान लीजिए कि आप शुगर जो चीनी खाने वाले लोग हैं, एक न एक दिन शुगर की बीमारी से, डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हो गए, तो बोला जाता है कि हार्ट अटैक से भी बीमारी बढ़ा है। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में बोला जाता है कि अगर आपको हार्ट अटैक किया तो आपको पता भी नहीं लगने देगा। डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर हार्ट अटैक करेगा तो छटपटाने वटपटाने में कहीं भी मौका नहीं देता, थोड़ा सा भी हिलने डुलने नहीं देगा, और सीधे बातचीत करते करते लेके चला गया। बहुत केस में हम देखे हैं, बहुत केस में देखे हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारे पिताजी तो हार्ट अटैक की बीमारी है, लेकिन डायबिटीज़ के तो पेशेंट है, लेकिन हार्ट अटैक क्यों कर गया? तो वो साइलेंट किलर है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। मैक्सिमम केस में यही हम लोगों का चीनी उसमें नुकसान करता है। तो चीनी जो है किसी भी तरह से हमको खाना नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि तब हम चीनी खाएं नहीं खाएं तो खाएं क्या? विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? तो आप भी जानते होंगे कि पहले के लोग गुड़ में भी मिठाई वगैरह बना देता था, अब बहुत टेस्टी होता था। भले थोड़ा उसका कलर नहीं मिलता था लेकिन टेस्टी होता था। तो गुड़ में लोग मिठाई बनता था। तो इस चीनी का विकल्प है हमारे पास, गुड़ है, दूसरा है काकवी है जो लिक्विड गुड़ बनता है, देखते होंगे कोई उड़ीसा साइड में, चाहे बहुत लोग बंगाल साइड में भी बनता है। उसके बाद है मिश्री है। मिश्री को भी हम लोग 2 तरह का मिश्री होता है, एक तो पूजा में हम लोग यूज करते हैं डायमंड कटिंग वाला मिश्री, और एक तो यूज करते हैं हम लोग जो उसमें रस्सी बांधा रहता है। तो वो मिश्री जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा है, उसको पाउडर करके और उसमें से थोड़ा चाल लेके, चूँकि रस्सी रहता है तो बहुत केस में हम लोग क्या करते हैं, पाउडर तो कर लेते हैं, उसमें भी भोजन के साथ वो चल जाता है। तो उसमें जो धागा का जो टुकड़ा मिलता है उसको साफ कर लेना चाहिए और उसको यूज करें, चाहे वो दही में यूज करिए, चाहे कहीं भी यूज करिए। अगर आपको चाय पीने का शौक़ ही है तो आप मिश्री डालिए, दूध में डालते हैं तो मिश्री डालिए, चाहे जो तो बहुत उसको तो हम लोग पानी में भिगो के भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आप शरबत बना के पी सकते हैं, शरबत बना के पी सकते हैं हर जगह। मैंने चीनी किसी तरह, देखिए चीनी आप देखते होंगे ना, तो चीनी जो है एकदम व्हाइट होता है, एकदम दूधिया कलर का होता है। और जो गुड़ है एकदम ओरिजिनल गुड़ में भी लोग क्या करता है कि बहुत सारे केमिकल डाल के उसको व्हाइट कर देता है। आप देखते होंगे कि गुड़ का कलर होता है तांबा कलर का, अगर कहीं देखी होगी बनते हुए गुड़, चूंकि हम लोग देखे हुए बनते हुए गुड़ को, तो एकदम तांबा कलर का होता है और तांबा कलर का गुड़ ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वो उजला गुड़ मिल रहा है तो समझिए कि बहुत सारा कंपनी जो क्या करती है, सब उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल देती है उसको सफाई करने के लिए। अब बताइए कि वो और नुकसान कर देगा। तो लोगों को ना कि जो बोलता है कि जो दिखता है वही बिकता है, आज उसके लिए उसको बेचना है। तो अगर इसमें सबसे बड़ी जागरूकता होनी चाहिए दर्शक का कि हमको डार्क कलर वाला जो तांबा कलर का है गुड़ वही हमको चाहिए, दूसरा गुड़ नहीं चाहिए। और हम लोग तो भारत के लोग को तो भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में कितने प्रकार का गुड़ मिलता है। जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे, गुड़ भी तो तरह तरह के गुड़ मिलता है, जो ईख वाला गुड़ है वो भी तरह तरह का मार्केट में मिलता है। तो
जो खरीदने जाएंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि ये ही अच्छा है? हाँ, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसीलिए तो हम सोच रहे थे कि आपका इसमें से क्वेश्चन आवे, क्योंकि एक एक तो है कि एक एक घंटा चल जाएगा इस पर। तो गन्ना के गुड़ में जो हम बताया कि तांबा कलर का गुड़ है, जो खासकर पहले बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल एरिया में लड्डू टाइप का बनता था, वो हाथ से बनाता था। लेकिन अब देखिए कोई ढांचा में बना जा रहा है, तो 1-1 किलो का ढांचा आ रहा है, तो वो आप करीब करीब तांबा कलर का नहीं रहता है, तो वो गुड़ तो लेना नहीं है। सबसे पहले देखिए कि हमारा तांबा कलर का गुड़ है कि नहीं, और थोड़ा सा खा के भी देखें कि उसमें अच्छा एक नेचुरल मिठास होता है। और आपको बता दें कि इसमें नेचुरल में कितना अच्छा चीज़ है कि जब हम गुड़ खाते हैं तो देखिएगा कि बहुत आदमी को, लोगों को खांसी की समस्या हो तो गुड़ खिलाया जाता है कि कफ को काटता है। अब उसमें फास्फोरस मिल जाता है, लेकिन जब रस है, गन्ना का रस में फास्फोरस नहीं रहता है। लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं तो हीट के साथ जब लास्ट प्रोडक्ट अगर गुड़ बनता है तो उसमें फास्फोरस आ जाता है, और फास्फोरस वो खांसी के लिए काम करता है, मैंने अच्छा काम करता है। तो ये नेचर का कितना बड़ा चीज़ है। ब्लड प्यूरिफायर भी हाँ, ब्लड प्यूरिफायर भी है, जो दमा का प्रॉब्लम, तरह का प्रॉब्लम को होता है। तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि दर्शक समझ ले कि जहाँ भी हम गुड़ खरीदने जाएं तो मांगे कि हमको तांबा कलर का गुड़ दे, भले हमको डार्क कलर को, भले उसको लगे कह रहे आपको अच्छा पसंद नहीं पड़ेगा, ये तो सफ़ेद नहीं है, तो बोले कि गुड़ सफ़ेद नहीं होता है, होता ही नहीं है। आप उसको ग्राहक जो दुकानदार रखा हुआ उसको बेचना है, किसी तरह अपने दुकान पर से उसको जितने बिकेगा वो बेच देगा। अगर देखेगा डिमांड नहीं, बोलेगा कि इतना भी बोलेगा कि नहीं पहले इस बार ले लीजिए, अगला बार हम दे देंगे, लेकिन बोले नहीं हमको एकदम अच्छा चीज़ लाइए, भले 2 पैसा ज़्यादा लगे, पैसा पर। खाने पीने की चीज़ में तो मैं इतने बोलूँगा दर्शकों को कि आप लोग पैसा पर खाने पीने के लिए कंजूसी मत करें, समझौता नहीं करें, क्योंकि खान पान हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं और वहीं हम सही चीज़ नहीं खाएंगे तो कमाना व्यर्थ है। तो सबसे पहले मांगे कि हमको जो लड्डू वाला दें, और लड्डू वाला नहीं मिलता है तो डार्क कलर का दें, माने तांबा कलर का, जो तांबा का कलर का होता है, हमको लग रहा है कि इस कलर का होगा। ओ पहले के ज़माने में बड़ा बड़ा ढेला रहता था, तो वो हम ले लें। अब है कि भारतवर्ष में कितने प्रकार का गुड़ होता है, तो हम लोग तो सौभाग्यशाली है। एक होता है खजूर का गुड़, जो तासीर में गर्म होता है, और वो भारतवर्ष में कब मिलता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैक्सिमम फरवरी तक मिलता है। और वो गुड़ ना खाइएगा तो शरीर को गर्मी देगा, हीट करेगा, और वो केवल जाड़ा में मिलता है, ठीक है। तो खजूर वाला गुड़ हम लोग और तकदीर वाले हैं कि ज़्यादा बंगाल एरिया में मिलता है और थोड़ा मोड़ा झारखंड के बेल्ट में मिलता है। तो 2 स्टेट में से लोग जितना बाहर में लेके जा सकता है ले जाता है। तो ये जो गुड़ खा लेगा ये हमेशा तरसते रहेगा कि हम इसको गुड़ हमेशा खाएं। तो गुड़ के क्षेत्र में सबसे अच्छा गुड़ खजूर का गुड़, राजीव भाई भी उस पर बोले हैं कि खजूर का गुड़ सुपर होता है। और हम लोग झारखंड के और बंगाल में ज़्यादा बहुतायत मात्रा मिलता है, तो बहुत भाग्यशाली है। वो भी आपका डार्क कलर का होना चाहिए, एकदम डार्क होता है, मैंने उसमें नहीं है वो कोई, लेकिन आजकल उसको भी चीनी डाल देता है उसमें चीनी डाल के थोड़ा सा चूँकि आप चूँकि जितने इसको जानकारी चाहिए, तो खजूर का गुड़ ना मुंह में डालते ही पिघल जाता है, तो समझिए कि ओरिजिनल गुड़ है। लेकिन अगर नहीं पिघल रहा, अच्छा तोड़ना पड़ रहा है खजूर के गुड़ को, समझिए कि चीनी मिलाया है, वो हवा में आते ही वो पिघलने लगेगा। हाँ, आप यूज किए हैं लग रहा है। अब बहुत लोग क्या करता है कि उसका खीर बनाता है, और वो खीर जो खा लेगा वो समझिए कि अमृत खा रहा है। तो वो लोग, बहुत लोग उसको गुड़ को खरीद के फ्रीज में रख देता है 1 साल के लिए, अब फ्रीज से निकाल के खाता है, क्योंकि वो बाहर में वो खराब हो जाएगा, उसका एक टाइम पीरियड है, उससे वो खराब होने लगेगा। तो खजूर गुड़ के मामला में झारखंड और बंगाल बहुत ही अच्छा है। और तीसरा गुड़ जो होता है गन्ना गुड़, तो मार्च महीना से फरवरी से चालू होता है, वो ना जाड़ा के लिए ना गर्मी के लिए, वो बीच का मौसम के लिए है। तो गन्ना का गुड़ हो गया, खजूर का गुड़ हो गया, तीसरा गुड़ होता है ताड़ का गुड़। तो उसी से आप जानते हो कि ताल मिश्री बनता है, जो बच्चा लोगों को, छोटा छोटा बच्चा को जो ताल मिश्री ठंडा के लिए दिया जाता है, वो तासीर में गर्मी में होता है, मई महीना में होता है, और वो भी कलर में वैसे ही होगा,
वो तांबा कलर का ही होगा, वो उजला नहीं होगा, कोई उजला नहीं होगा। तो हमारे पास कितना, तो ताड़ का गुड़ में ठंडा होता है और मई के महीना में मिलता है, मई जून में जितना भी हीट पड़ता है उसमें हम लोग को मिलता है। तो हम लोग को भाग्यशाली कितना है भारत के लोग, उसको गन्ना का गुड़, ताड़ का गुड़, खजूर का गुड़ मिल रहा है और हम लोग पीछे भाग रहे हैं जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया चीज़, और उसी पर हम लोग भाग रहे हैं। क्योंकि देखिए दुर्भाग्य से बोलिएगा कि हम लोग जो भारतवर्ष है अभी भी अंग्रेजी शासन में हम लोग हैं। क्योंकि जब अंग्रेज आया था तो यहाँ पर गुड़ ही गुड़ बनता था और कभी लोग बीमार नहीं पड़ता था, उसको बीमार करवाना था, इसलिए अपना प्रोसेस चीनी लेके आया। क्योंकि वो चीनी यहाँ से ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा, उन लोगों का। और गुड़ का एक पीरियड है या इतना टेम्परेचर में रहेगा, ऐसे रहेगा, थोड़ा ख़राब होने लगता है। और नेचुरल चीज़ है तो नेचुरल चीज़ में, कोई भी चीज़ में अगर नेचुरल चीज़ ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव करने के लिए तरह तरह के केमिकल डाल के हम लोग ज़्यादा दिन तक करते हैं। तो चीनी उन लोगों को खाना था, इसलिए चीनी बनाया, बीमार लोगों को बनाना चालू कर दिया। तो मकसद यही है कि कैसे हम लोगों को सही दिशा में चले। तो आपके पास ऑप्शन है कि हम लोग चीनी को किसी तरह अवॉइड कर दें, केवल मिठास रहता और कुछ नहीं रहता उसमें, तो उसके जगह पर हम गन्ना का गुड़, खजूर का गुड़ और ताड़ का गुड़ खा सकते हैं तो खाएं। और कुछ नहीं मिलता है तो गन्ना का गुड़ तो हर जगह मिलता है। केवल आपको ध्यान रखना है कि हमको डार्क कलर का होना चाहिए, और उसका इतना फ़ायदा है कि सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो आप उसको खाते रहिए, कफ को काटता है। अगर एलर्जी है तब वो कफ का काटता है। खाने के बाद अगर गुड़ खाते हैं तो खाना को पचाने का काम करता है, और बहुत सारा है उसमें। अगर हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि दूध वगैरह में डालना है, नहीं हमको थोड़ा वाइट कर, तो मिश्री खाइए, काकवी खाइए, खांड भी आता है। तो खांड जो है मतलब चीनी का विकल्प क्या हो गया, गुड़, विभिन्न प्रकार के गुड़ हो गया, मिश्री हो गया, खांड हो गया, भूरा हो गया। भूरा भी आता है जो गुड़ का पाउडर जैसा फॉर्म आता है। तो हमारे पास असीमित संसाधन है, अब सेलेक्ट आपको करना है कि कैसे हम ले सकते हैं। बहुत अच्छा जानकारी है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल से क्या क्या बीमारी हो सकते हैं और उससे क्या, देखिए हम निजात। हाँ, अब देखिए आपका ही जो मैंने जो लास्ट है, चौथा नहीं है, इसको पहला है, ठीक है। क्योंकि आप नीचे से ऊपर उठाई थी, मैदा, सादा नमक, उसके बाद चीनी, और सबसे जो यही है वाइटल है वो हमारा है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल में आप भी जानती हैं कि सरसों तेल, मान लीजिए भारतवर्ष में बहुत तरह का तेल मिलता है, क्षेत्र के अनुसार होता है। भारत इस मामला में हम तो यही बोलते हैं कि भारत जैसा देश विश्व में कोई नहीं है जो कि अब खाने पीने के मामले में बहुत ही समृद्ध, मैंने संसाधनों की कमी नहीं है। आप बताइए कि क्षेत्र के अनुसार डिसाइड है कि सरसों तेल उत्तर भारतीयों के लिए ही है, सरसों तेल उत्तर भारतीयों के लिए है। और दक्षिण में जाएंगे नारियल के तेल, नारियल अधिकता में मिलता है वहाँ, तो वहाँ के लिए। लेकिन अगर वहाँ का उत्तर भारत के लोग अगर चेन्नई में चाहे मैंने साउथ इंडिया में चले जाए और यहाँ से सरसों तेल को लेके जाके खाने लगे तो उनको नुकसान करेगा। साउथ इंडिया के लोग अगर झारखंड में, दिल्ली में, चाहे इस एरिया में आकर और नारियल के तेल खाने लगे तो उनको नुकसान करेगा। जो आप जहाँ पर है वहाँ के क्षेत्र के अनुसार जहाँ पर है वहाँ का चीज़ क्षेत्र के अनुसार बनाया हुआ है। जैसे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र अगर में जाएंगे तो वहाँ मूंगफली का तेल जी। तो मूंगफली का तेल इस सबसे ऊपर एक तेल है जिसका नाम है तिल का तेल। नहीं, अच्छा, तिल का तेल। तिल का तेल को माना जाता है कि घी से जस्ट नीचे है। तिल का तेल वो करीब करीब हर जगह के लोग खा सकते हैं, चाहे वो गोवा में रहे, गुजरात में रहे, महाराष्ट्र में रहे, चेन्नई में रहे, बिहार में रहे, दिल्ली में रहे, वो तिल का तेल सर्वोत्तम है, इन लोगों से ऊपर है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम रिफाइंड तेल से नुकसान क्या है। आप भी जानती हैं कि रिफाइंड तेल बनाते समय हम लोग दो नुकसान करते हैं। एक तो हम उसमें रिफाइंड बनाते समय पौष्टिकता और प्रोटीन वगैरह निकाल लेते हैं तो एक तो नुकसान हो गया, नेचुरलिटी खत्म हो गया।
जो वो ख़त्म हो गया। और दूसरा जो उसको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल डाला जाता है वो और नुकसान करता है, और नुकसानदेह। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि जैसे सरसों का तेल है, गाढ़ा रहता है, गाढ़ा रहता आप जानते हैं, लेकिन आप रिफाइंड के तेल को देखिए एकदम पानी जैसा रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं है। एक तो उसमें सारी चीज उसमें से निकाल ले गया, और निकालने के बाद उसमें एक केमिकल जो डाला है उसको और बर्बाद कर दिया है। तो हमको वो डबल फायदा करता है। और रिफाइंड तेल खाने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक, पार्किंसन, पैरालिसिस, जो बड़ा बड़ा बीमारी होता है रिफाइंड तेल के खाने से ही होता है। ज्वाइंट पेन धीरे धीरे चालू हो जाएगा। मतलब आपको बता दें, मान लीजिए कि भगवान ने एक शरीर बना के दे दी, तो हम शरीर से कल्पना करते हैं, मैंने तुलना करते हैं, और एक मशीन को, तो मशीन भी अगर बड़े बड़े कारखाना में आप जाइएगा देखती होंगी, चाहे कहीं आप विजिट करती होंगी तो देखती होंगी कि एक अगर मशीन कंपनी बना के भेजा तो पूरे लुब्रिकेट करके भेजता है। उसी तरह भगवान ने एक मनुष्य का निर्माण किया है, तो एक सर्टेन पीरियड के लिए अंदर में लुब्रिकेशन, हर ज्वाइंट पर लुब्रिकेट कर दिया है। लेकिन उस लुब्रिकेशन को और बरकरार रखने के लिए जो हम लोग खान पान में, जैसे सरसों तेल, मैंने तेल जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें से जो पौष्टिकता, जो ज़रूरत है ज्वाइंट के लिए, वहीं से मिलता है। हमने क्या किया कि उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो बाहर कर दिया तो धीरे धीरे लोगों का देखते होंगे कि ज्वाइंट पेन, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, हड्डी खींचने लगेगा। तो क्यों नहीं खींचेगा? आप बताइए ना कि जो हमको शरीर में ज़रूरत है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। जी, एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि घी, सरसों तेल, डॉक्टर, आज के डॉक्टर इसका सेवन करने से मना करते हैं कि आप कम खाओ। इसका कहाँ, किस हद तक ये ज़रूरी है? देखिए, हम आपको पहले भी एक और क्वेश्चन में बोल चुके हैं कि डॉक्टर को आपको बीमार बनाना है। उसको आपके शरीर से जितने बीमार पड़िएगा उतने उसको पैसा कमाएगा। चूँकि रिफाइंड तेल जो है, वो रिफाइंड तेल पहले वो लोग भी, लेकिन अभी अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि रिफाइंड तेल मत खाइए। पहले वो लोग खिलाया जी जी, और अब बोल रहा है कि रिफाइंड तेल खाने से हार्ट अटैक करेगा, पार्किंसन होगा, पैरालिसिस होगा। तो पहले लोग बोला कि खाओ, आया बोला नहीं खाओ। जो अच्छे अच्छे डॉक्टर बोल रहा है, बड़े बड़े अच्छे, जो कुछ थोड़ा सा ना अपने आप को सोच लिए हैं कि नहीं अब थोड़ा सा भलाई करना चाहिए, तो वो लोग करते हैं। और दूसरी बात कि देखिए, आप भी अगर जानने की थोड़ा सा और अंदर में जाएगी तो उसमें HDL होता है, कोलेस्ट्रॉल का एक भाग है। कोलेस्ट्रॉल एक कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग दवा बता देंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है खून का कचरा है, माने खून मोटा होते जाएगा तो मान लीजिए कि हार्ट को पंप, हार्ट का क्या काम है, माने खून को लेना और रिफाइन करके देना, वही काम है। लेकिन एक समय आता है कि खून मोटा होने लगता है, तो मोटा हो रहा है तो हार्ट पर माने भार पड़ेगा कि इस ढंग से ले नहीं रहा है और रिफाइन करके दे नहीं रहा है, तो माने उसको पंपिंग करके दे नहीं रहा। तो इसमें हम लोग जैसे मोटा होने लगेगा, इसका मतलब है कि LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा इसको गड़बड़ कर रहा है, मैंने ब्लड को गड़बड़, मोटापन कर रहा है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा तो कोलेस्ट्रॉल से ही शुगर भी होता है, BP की भी समस्या होता है, सारा प्रॉब्लम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम लोग ख़त्म करने के लिए हम लोग धीरे धीरे दवा बताएंगे। लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल में 2 प्रकार का होता है। एक तो LDL, VLDL तो होता ही है। कोलेस्ट्रॉल में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, HDL होता है। तो HDL अगर शुद्ध सरसों तेल खाइएगा तो HDL बढ़ेगा। और घी भी बढ़ाता है, माने शुद्ध घी होना चाहिए। घी का मतलब होता है कि देसी गाय का घी, ना कि जर्सी गाय का घी। अगर जर्सी गाय का घी अगर खाइएगा, क्योंकि देसी गाय का घी मिलना मुश्किल है, तो जर्सी घी का घी खाइएगा तो वो बढ़ाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल को, माने बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने लगेगा। तो किसी भी हालत में हम लोग जर्सी गाय का घी तो अवॉइड करना। हम कहीं भी बोलेंगे, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि हम कहीं भी गाय का नाम लेंगे तो देसी गाय का बात करेंगे। तो हमको जर्सी गाय का से छोड़ के अगर शुद्ध देसी गाय का घी मिल रहा है, हम आपको बोल रहे हैं ओपन, आपको इस ग्लोब टीवी झारखंड में हम बोल रहे हैं कि आप रोज 10 ml 20 ml आप शुद्ध देसी गाय का, माने देसी गाय का शुद्ध घी खाइए। आपको हार्ट को कभी अटैक नहीं करने देगा, क्योंकि HDL अगर ज़्यादा है, LDL भी बढ़ गया है ना, तो HDL मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर तकदीर से HDL डाउन है
LDL बढ़ गया है तो आपको अटैक कर सकता है। अगर एक बार किसी को अटैक कर देगा तो उसका जीवन को, मान लीजिए कि वो आधा अवस्था में लेके चला गया तो 1-2 बार आपको चांस देता है, लेकिन मैक्सिमम केस में वो कमजोर कर देता है। तो HDL हमको बढ़ा कर रखना। अगर मान लीजिए कि हम LDL को बढ़ता भी है और HDL हमारा पीक पॉइंट पर रहेगा ना, तो हमको अटैक से बचा लेगा जी। तो डॉक्टर क्या कहता है उसको हमको ध्यान नहीं दें, हम अपनी प्रकृति के अनुसार, चूंकि भारत में हमारा है वो आयुर्वेद है, न कि मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस बना है ठंडे देशों के लिए, लंदन के लिए बना है, इंग्लैंड के लिए बना है, अमेरिका के लिए बना है, लेकिन हमारा जो प्रकृति है, हमारा प्रकृति है आयुर्वेद का। जिस वेद को लिखने में आयु को ध्यान में रखा गया तो उसके लिए है। तो डॉक्टर के उतना हम लोग जो बोलता है बोले, लेकिन हाँ सरसों तेल खाना है तो शुद्ध खाना है, मार्केट वाला नहीं लेना है जी। वही हम पूछने वाले थे। हाँ। जो पैकेट में मिलता है वो किस हद तक सही है? देखिए, सबसे अच्छा आप भी देखी होंगी कि घानी में तेल निकलता था बैल के द्वारा, उस सर्वोत्तम। तो घानी में वो मैंने अगर रोज पी भी लीजिएगा ना 10 ml तो वो फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो वो तो अभी मिल रहा है, बैल वाला तो नहीं मिल रहा है, घानी वाला बहुत रेयर केस में मिल रहा है। जयपुर वगैरह में लोग बना रहा है, अभी धीरे धीरे घानी का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी भी मिल रहा है। घानी का तेल थोड़ा महंगा मिलता है और सामने में पेरवा के ले लीजिए और उसको खाइएगा ना, तो पकौड़ी बना के खाइए, चाहे आपको जो टेस्ट करना, जिलेबी बना के खाइए। जब हम लोग तो जिलेबी हुआ, पूड़ी हुआ, अगर कभी खाने का मन किया तो सरसों तेल में ही छनवाते हैं, सुपर लगता है। हम कई जगह देखे हैं कि बोलते हैं कि नहीं भाई पूड़ी थोड़ा खाने का मन करता है तो आपको भी खिलाएंगे। हम कहे कि बोल देते हैं कि नहीं हमको खिलाना हो तो सरसों के तेल में छनवाइए तब खाएंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सब लोग नहीं खाएगा, हम कहे खिला के देख लीजिए, कोई नहीं पहचान पाएगा। थोड़ा उसको गर्म करना पड़ता है, मैंने टेम्परेचर उसको, हाँ तेल को गर्म का खाइए। मैंने आप एक बार बना के अपने परिवार में खिला दीजिए सरसों के तेल में, लेकिन शुद्ध जमशेदपुर में मिलता है सरसों तेल, शुद्ध रूप में मिलता है वो। लेकिन वहाँ पर भी चाहिए तो थोड़ा समय दीजिए। खाने पीने चीज़ में हम पहले भी बोले हैं कि वहाँ पर उसके भरोसे मत चलिए कि हम सरसों दे के चले आए, पीर के दे देगा, ईमानदारी पर इतना भी भारत में बेईमानी का जमाना हो गया है। तो हम इतने बोलेंगे कि आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा समय दीजिए खाने पीने की चीज़ पर, और शुद्ध सरसों तेल, शुद्ध तिल का तेल, शुद्ध बादाम का तेल, और जो भी अपने क्षेत्र के अनुसार खाइए, और जो नेचुरल तरीका से खाइए ताकि हम कभी भी हार्ट अटैक हमको नहीं करे, पार्किंसन हो नहीं हो, पैरालिसिस नहीं हो, इस तरह की बीमारी नहीं हो। तो मैं यही बोलूँगा कि जो सरसों का तेल शुद्ध रूप में खाएं। मैंने घानी से अगर नहीं निकलता है तो सामने में कम से कम जाके पेर जो बना रहा सरसों तेल, उसके सामने में कुछ देर तक खड़ा रहा, मुश्किल से 45 मिनट लगेगा उसके मिल जाए। और उसमें कोई भी व्यंजन चाहे पूड़ी से लेके जिलेबी, आपको जो भी मन करता है उसको, चूँकि अगर मान लीजिए कि आपको कभी खाने का भी मन करता है कि जिलेबी हमको खाना चाहिए, तो आप घर में जिलेबी बना लीजिए जी। अच्छा, सरसों का तेल में एक काला सरसों होता है, एक सफ़ेद सरसों होता है, तो कौन सा ज़्यादा फायदेमंद? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो कि पीला सरसों तेल सरसों होता है, एक काला हो जिसकी उसको तोरी वगैरह बोला जाता है। तो सरसों में अधिक गुण जो होता है वो पीला वाला के पास होता है, लेकिन उसका वेट जो होता है ना, उपज कम होता है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा रहता है। और जो ज़्यादा मांस मात्रा में जो काला वाला सरसों आता है, लेकिन अगर खाने पीने का लोग इसी का यूज करते हैं, लेकिन अगर पीला वाला सरसों का तेल अगर यूज करेंगे तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने पीला वाला तेल अभी लोग क्या कर दिया है कि मालिश के लिए हम लोग, बच्चा छोटा छोटा होता है तो मालिश के लिए हम लोग पीला की यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको इसमें सरसों का तेल का इतना कमाना है कि कोई लड़का को अगर नाक से पानी गिर रहा है, आप दोनों नाक में एक एक बूंद सरसों का तेल शुद्ध डाल दीजिए, 1 घंटा के अंदर में पानी को बंद कर देगा, इतना इसमें पावर है। लेकिन वो मार्केट वाला नहीं, मार्केट वाला डालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जलन चालू हो जाएगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे कि छोटे बच्चे, जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मालिश के लिए अभी मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट मतलब कंपनीज तेल निकालते हैं ये,
लेकिन मेरा मानना है कि ये सफ़ेद जो मतलब पीला सरसों का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्या सही है? एकदम आपका जो सोच है वो 100% सही है। अगर वो आप ऐसा सोचती हैं तो आप दूसरों को भी बताइए कि उसके सामने जो लाल तेल वगैरह जितना सब तेल आता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आता है और उसको अपना धंधा करना है। तो आप कहीं से भी सरसों तेल पीला वाला ले लें, उसका मालिश भी करें, उसको नाक में डालें, जो नाभि में डालें, जो भी है उसका कृत्रिम जो हम लोग करेंगे, जो नेचुरल के साथ रहेगा, उसका फायदा ही फायदा है। और देखिए आजकल के तो क्या दुर्भाग्य है, डॉक्टर तो बोले कि लड़का का मालिश भी मत करिए जी। कभी कोई डॉक्टर बोलता है कि तेल मत यूज कीजिए। हाँ, नहीं मैंने तेल नहीं यूज करिए, उसको बोलता है कि मालिश में मत करिए। जबकि आप देखती होंगी कि जो लड़का लड़की जिसका माँ बाप मालिश नहीं करता है ना, उसका देखिएगा दोनों पैर यहाँ चलते में सटने लगता है। चाहे जो ये अपना सिर का डिजाइन है, आप जानती तो कि पहले के माँ चाहे दादी रहती थी तो सरसों का एक तकिया बनाती थी और तब पीछे रखती थी कि वो गोल बने रहे। और माँ का काम है कि इसको ढंग से मालिश करना और गोल बनाना, क्योंकि माँ केवल बच्चा जन्म नहीं देती, माँ उसको पूरा आकार देती है। इसीलिए बोलता है कि माँ साधारण भूमिका में नहीं रहती है। जैसे माँ धरती माता है, उसी तरह हमारी अपनी माता है कि वो बच्चा को शुरू से अंत तक क्या करना है वही उसके अंडर में रहती है। आज सबसे पहला तो उसका गुरु माँ ही है, तो माँ का बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज के डेट में डॉक्टर लोग उसको, चूँकि जब नेचर के साथ उसको रख देगा तो वो तो बीमार ही बीमार होगा। तो हम इतने बोलेंगे कि आप जो आपका सोच है वो और लोगों को बताइए। और जितने भी मार्केट में तेल आ रहा है, पैसा ज़्यादा महंगा आ रहा है, वो अगर इनडायरेक्ट में जाइएगा जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह का, तो देखिएगा उसमें बहुत सारा शिकायत भी आ रहा है। तो हम लोग शुद्ध सरसों का तेल पर आ जाएं और उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। इतना उसका फ़ायदा हम लोग, जब आपका क्वेश्चन होगा तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा कि सरसों तेल में क्या क्या फ़ायदा है, चाहे रिफाइंड इसमें तिल का तेल में क्या फ़ायदा है, और चाहे मूंगफली का तेल में क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका कोई मैंने सच माने तो देसी गाय का घी और सरसों का तेल, इसका कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना नहीं। और दूसरी बात की देखिए, एक और आता है डालडा जी। वो तो डालडा जो है ना, उसका टेम्परेचर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट होता है। मतलब आग में जला देना अलग बात नहीं है। शरीर का टेम्परेचर होता है 97-98 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में, लेकिन डालडा का है मेल्टिंग पॉइंट 108, और जो मनुष्य का टेम्परेचर संभव ही नहीं है। तो आप बताइए कि डालडा हम खा रहे हैं तो किसी न किसी तरह तो कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ ही रहा है जी, आपको शरीर में जाके स्टोर हो जा रहा। और देखिए दूसरी बात कि हम पहले भी बहुत सारा जिक्र होते आया है, दर्शक को तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दूसरों को भी बताइए। एक एक जानकारी कितना अच्छा दिया जा रहा है, इतना आप लोग करिए तो कभी बीमार ही नहीं पड़िएगा। तो हम लोगों को लगना चाहिए कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो हमारा था, फिर से उसी की तरह हमको लौटने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के एक एक चीज़ को आज भी हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि हमको और जानकारी लेना चाहिए, इतने के बाद भी हमको पूरा नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, उसका आंसर दिया जाएगा। हम लोग शुरू किए हैं तो इसको आप लोग अधूरा में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, आपको केवल सुन के नहीं रख देना है। देख रही हैं कि आप लोगों के बीच में भी तरह तरह का ये बोले भी कि मार्केट में आया हुआ तरह तरह का लड़का लोगों को मालिश करने के लिए, चाहे और यूज करने के लिए तेल आया हुआ। लेकिन जो भारतीय जो सरसों का तेल हुआ, उसमें हम लोग उसी का यूज करना है, खासकर पीला का तेल। अगर पीला वाला सरसों अगर मिल गया तो सर्वोत्तम है। जैसे हम लोग भारतीय कल्चर से जो परंपरा विधि से होते आ रहा है, वही हम लोग के लिए सर्वोत्तम है। तो वही तो भारत में राजीव भाई का ही मिशन है कि हमको भारत को भारतीय मान्यता और भारतीय परंपरा पर खड़ा करना। अब बताइए, लोग बोलता है कि भारत विज्ञान नहीं पढ़ाता है। क्यों विज्ञान पढ़ाएगा? बताइए ना कि आर्यभट्ट थे, वो पृथ्वी और सूर्य की दूरी को मापे थे और इसरो भी उसको मान रहा। अब बताइए कि क्या है। उसके पहले भी आप हनुमान चालीसा में पढ़े कि जोजन पर भानु एक चौपाई है, तो वो पृथ्वी और सूरज का दूरी ही है।
तो हमारा जो संस्कृति बहुत बहुत शुरू से ही एडवांस हाँ एडवांस है। अभी हम लोग जो अंग्रेजी पद्धति में घुस रहे हैं वो केवल और केवल बीमार ही बनाता है। तो ऐसी संस्कृति में रह कर क्या फायदा जो केवल हमको बीमार बना दें। तो हमको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ जीवन जीना है। और अब हम इतने, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम देखिए भारतीय किस संस्कृति पर काम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब भारत ही नहीं बोलता है कि हम केवल भारत के आदमी को सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माने हम एक दूसरे का कल्याण सोचे, सर्वे भद्राणि माने हम एक दूसरे के प्रति कल्याण सोचे, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मतलब इस दुनिया में कोई दुखी नहीं हो। अब इस सिद्धांत को लेकर भारत चलता है, ये नहीं सोचता है कि केवल हम भारत के बारे में, विश्व की कल्पना करता है जहां हम कितना विराट को देखते हैं। और जो विदेश जो संस्कृति है केवल भारत को बर्बाद करने में लगती है। लेकिन हम इतने बोलेंगे कि दर्शक को कि भारत कभी खत्म होने वाला नहीं है। कितने भी देश आए गए, चूंकि बोलते हैं कि जदा जदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी भारत में भगवान खुद आएंगे। इसलिए डरना नहीं है, किसी भी हालत में डरे नहीं, और भारतीय सभ्यता और सभ्यता संस्कृति पर नाज रखें और भारतीय परंपरा और मान्यता को बरकरार रखें। यही हमारी संस्कृति है, इसी से हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। और आगे भी हम इसी तरह की जानकारियाँ इनसे प्राप्त करते रहेंगे। इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है, अगर शरीर संबंधी किसी भी तरह का सवाल आपके मन में आते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसे लिख कर भेजिए। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब आपको देने के लिए। इसके साथ ही आज इजाज़त लेंगे।